नमस्कार। देश की बात में पहले बात शिक्षा की। कोविड के दौरान बच्चों की शिक्षा इंटरनेट ऑनलाइन क्लासेस के पर ही निर्भर रही। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल सिर्फ 22% स्कूलों में इंटरनेट था। 30% से कम सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर था। 2019-20 में 12% से कम स्कूलों में इंटरनेट था और काम करे जो कंप्यूटर थे वो 30% से भी कम थे। तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की रिपोर्ट देश भर के 15 लाख स्कूलों के सर्वे पर आधारित है। तो देश भर के 37% स्कूलों के कैंपस में काम करे जो कंप्यूटर थे। सिर्फ केरला में आपको बता दें 90% स्कूलों में इंटरनेट पढ़ाई की सुविधा थी। कोविड के दौरान कई शिक्षकों ने तो स्कूलों में जाकर वहां पर पहुंचकर ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। हालांकि शिक्षा जूम, रिकॉर्डेड लेक्चर, एजुकेशनल ऐप्स के जरिए हुई है। शिक्षा इस पर निर्भर रही कि स्कूल, शिक्षक और अभिभावक क्या सुविधा अपने बच्चों के लिए, छात्रों के लिए जुटा पाते हैं। बहरहाल डिजिटल डिवाइड आंकड़ों में दिखा है। हालांकि स्कूलों में इंटरनेट शिक्षा व्यवस्था से छात्रों को मदद मिली है। छत्तीसगढ़ में 83%, झारखंड के 73% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की व्यवस्था से छात्रों को सुविधा मिली। तो तमिलनाडु के 77%, गुजरात के 74%, महाराष्ट्र के 71% प्राइवेट स्कूलों में ज्यादातर कंप्यूटर सुविधा मिली। चिंता की बात यह है कि असम के 13%, मध्य प्रदेश के 13%, बिहार के 14%, पश्चिम बंगाल के 14%, त्रिपुरा के 15% और उत्तर प्रदेश के 18%, यानी कि 5 में से यहाँ पर एक स्कूल में ही कंप्यूटर था। यहाँ सरकारी स्कूलों के हाल और भी खराब बताए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5% स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा बताई गई है। कनेक्टिविटी तो और भी खस्ता हाल है। सिर्फ 3 राज्यों बात करें, केरल में 88%, दिल्ली में 86% और गुजरात में 71% में इंटरनेट की सुविधा थी। और अच्छी खबर यह है इस रिपोर्ट में कि देश भर के 90% स्कूलों में अब हाथ धोने की व्यवस्था है। तो अगर अब आजकल के हालात में स्कूल खुल जाते हैं तो ये सुविधा जो है वो बहुत कारगर साबित होगी। ये रिपोर्ट हिंदू अखबार में आज छपी थी। तो हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए क्या सुविधा देते हैं ये बहुत अहम हो जाता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में लगन कितनी है इसके उदाहरण सामने आते ही रहते हैं। तो कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक बच्ची ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन खरीदने में कारोबारी ने 1 लाख से ज्यादा की मदद की। जमशेदपुर की वो बच्ची तो इतनी खुशनसीब निकली, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे जो फोन या टीवी ना हो पाने की वजह से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के घोसाबाद प्राइमरी स्कूल में ही 104 बच्चे हैं और इनमें से तकरीबन 20% के पास ही फोन या टीवी है। बाकी बच्चे घर में कैद हैं और फोन ना होने की वजह से अपने शिक्षकों से नहीं जुड़ पा रहे हैं और ना ही शिक्षक बच्चों से जुड़ पा रहे हैं। ज्यादातर बच्चों के परिवार वाले छोटे मोटे काम कर रोजी रोटी चलाते हैं और ऐसे में कोरोना और लॉकडाउन ने भी उनके रोजगार पर असर डाला है। जब खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं तो तब फोन खरीदना आसान काम नहीं है और इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ा है। तो कोविड के दौरान बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ा ही है, साथ ही बड़ों की मनमर्जी भी खूब चली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कोविड की वजह से चल रहे कोर्ट की जो वर्चुअल हियरिंग हो रही है, वकील रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आ रहे हैं। कुछ स्कूटर पर बैठकर बहस में शामिल हो रहे हैं तो कुछ बिस्तर पर आराम फरमाते हुए। यही नहीं, एक महिला वकील तो फेस पैक लगाकर वर्चुअल हियरिंग में शामिल हुई और ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है सभी वकीलों को इसके लिए तयशुदा ड्रेस कोड पहननी होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत में एक वर्चुअल हियरिंग में रंगीन शर्ट पहनकर शामिल होने पे अदालत ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि हाल में इस अदालत ने दूसरे हाई कोर्ट्स ने और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा है कि कुछ वकील बनियान पहन, कुछ रंगीन शर्ट में, कुछ पूजा के कपड़ों में, कुछ स्कूटर चलाते, कुछ चहलकदमी करते, कुछ बाजार में खड़ी कार के अंदर से, कुछ शोर शराबे वाली जगह से, कुछ फोन पे बात करते हुए वर्चुअल हियरिंग में शामिल हुए। यही नहीं, एक वकील साहब तो बिस्तर पर लेटकर और एक वकील साहिबा तो फेस पैक लगाकर हियरिंग में शामिल हो गईं। अदालत ने कहा कि कोविड की वजह से बहुत सारे समझौते करने पड़ रहे हैं।
इसलिए वकील साहबान को वर्चुअल हियरिंग के दौरान उन्हें कोट और गाउन न पहनने की इजाजत दी गई है। 13 मई 2020 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बारे में अपने सर्कुलर में लिखा था कि कोरोना के बीच मेडिकल राय के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सभी वकील साहबान को हियरिंग के दौरान प्लेन सफेद शर्ट, सफेद शलवार कमीज और नेक बैंड के साथ सफेद साड़ी पहनने की इजाजत दी है। इस दौरान कोट, गाउन या रोब पहनना जरूरी नहीं होगा। यह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल, कमीशंस और दूसरे सभी फोरम के वकील साहबान पे लागू होगा। अदालत ने एक वकील के रंगीन शर्ट पहनकर सुनवाई में शामिल होने से खफा होकर इस मसले पे अलग से ऑर्डर जारी किया। अदालत ने लिखा कि इस अदालत ने कई बार ऐसी हरकतों को नजरअंदाज किया है। अदालत नरमी दिखाते हुए रंगीन शर्ट पहनकर आने वाले वकील पर भी जुर्माना नहीं कर रही है, लेकिन किसी भी हालत में हियरिंग में वकील साहबान का बेढंगे कपड़े पहनना अनुचित है, क्योंकि जब वकील के ऑफिस या घर से वर्चुअल सुनवाई होती है तो कोर्ट रूम का ही उसे एक्सटेंशन माना जाएगा। हाईकोर्ट की बार एसोसिएशंस को सलाह है कि वे अपने सदस्यों को ऐसा ना करने की ताकीद करें। देश में तमाम संस्थाओं के अपने अपने नियम, कानून, कायदे हैं और जाहिर सी बात है कि न्यायपालिका के नियम, कानून, प्रोटोकॉल और भी सख्त हैं, जिसका पालन करना जरूरी है, वरना उसकी गंभीरता कम होती है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना काल में महंगाई की मार से जो है उससे बचने की कोशिश भी करें तो बचना मुश्किल है। घर हो, बाहर हो, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। रसोई गैस के दाम पिछले 6 महीनों में 140 रुपये बढ़े। पेट्रोल, डीजल तो 100 रुपये के ऊपर कहीं कहीं जा रहा है और खाने का तेल 200 रुपये के पार। तो कैसे और कब लगेगी महंगाई पर लगाम? एक ग्राउंड रिपोर्ट। 53 साल की रीना कार के आंसू हर उस आम आदमी के आंसू हैं जो इस वक्त बेरोजगारी और महंगाई के बीच पिस रहा है। रीना कार के पति का पिछले महीने कोविड से जुड़ी जटिलता की वजह से निधन हो गया। जिंदगी भर घर संभालती रही रीना को समझ नहीं आ रहा कि वो अब घर कैसे चलाएं। हालात ये है कि उनके पास इंजीनियरिंग कर रही बेटी की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। डेथ के बाद ऐसे है कि अब मेरा कोई इनकम सोर्स नहीं है। मैं LIC था, LIC लेने गए तो बोले LIC से आपको लोन लेके रखे हैं, तो वहाँ भी मेरे को नहीं मिले पैसे। मेरे 2 बेटी हैं, दोनों पढ़ रही है, एक फर्स्ट ईयर इंजीनियर में, एक MD कर रही हैं। तो सब शादी भी नहीं हुई दोनों किसी के भी, और सब चीज़ इतने महंगे हैं, तेल और सब दो डबल रेट हो गए हैं, चाल, तेल, सारे चीज़ें। AC है, AC नहीं चला पाते हैं कि बिजली बिल कहाँ से भरूंगी। स्कूल का फीस, कॉलेज की फीस, कुछ भी नहीं हमारे पास अब देने लायक कुछ नहीं है पैसे। कोरोना से करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। सैकड़ों लोग हर रोज खुद की जान ले रहे हैं। पिछले महीने की 18 तारीख को 32 साल के बेरोजगार राकेश दास ने नोएडा के एक होटल में नाइट्रोजन गैस सूंघकर जान दे दी। सुसाइड नोट में राकेश दास ने लिखा है कि नौकरी जाने के बाद वो कर्ज से परेशान हो चुके हैं और इसे चुकाने के लिए कोई नौकरी भी नहीं है। एक व्यक्ति ने कल आत्महत्या की। सूचना पे पुलिस वहाँ मौके पे गई और हमारी फॉरेंसिक की टीम भी साथ में गई थी और वहाँ छानबीन से ये पता चला कि व्यक्ति जो चोटपुर कॉलोनी सेक्टर 63 में रहते थे, वो अपनी कुछ समस्याओं के चलते उन्होंने ये एक एक्सट्रीम स्टेप लिया है। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी वहाँ छोड़ा था, जिसको पढ़ने के बाद और परिवारीजनों से बातचीत करने के बाद और अन्य स्रोतों से जानकारी जो की गई, उससे पता चला कि कुछ परेशान थे। सोचिए, अगर मिडिल क्लास का ये हाल है तो गरीबों का क्या हाल हो रहा होगा। दिल्ली की इस भीषण गर्मी में हर लेबर चौक पर मजदूर अपने औजार लिया बेबस बैठा है। ना दिहाड़ी मिल रही है और ना पेट भर खाना। 50 साल के मजदूर राजकेश्वर ने तो अपने बच्चे का स्कूल से नाम भी कटवा दिया है। कहते हैं जब खाने का ही पैसा नहीं है तो स्कूल की फीस कहां से भरेंगे। महंगाई तो बढ़ती जा रही है। सरकार जहाँ पे है अपनी जगह पे वो भी अपनी ठोके जा रही है। महंगाई गरीब के ऊपर क्या बीत रही है वो तो गरीब जान रहा है कि तो उसका आत्मा ही जान रहा है कैसे बीत रहा, कैसे गुजर रहा है अपनी हालात से। 4-4, 6-6 बच्चे हैं, कैसे पढ़ाएं लिखाएं, क्या करें क्या ना करें, इसमें क्या हो सकता है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि स्कूल छुड़वाया है? अब छुड़वा नहीं पड़ा,
2 साल तो ऐसे ही सरकारें बंद करके रखा है, तो उसमें पढ़ाना अगर पढ़ाना का क्या मतलब? छुड़वा दिया आपने स्कूल? छुड़वा दिया स्कूल। देश तो कोरोना से उबर रहा है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी आम आदमी को जीने नहीं दे रही। कोविड की मार पड़ी, बेरोजगारी हुई और अब महंगाई। देश का मिडिल क्लास कहाँ जाए? वो ईमानदारी से सारे टैक्स देता है, समय से बिजली भरता है, समय से पानी का टैक्स भरता है, अपने बच्चों की फीस भरता है, ट्रैफिक में फंसता है, लेकिन उसके लिए कोई राहत नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई राहत पैकेज नहीं है और इस समय हालात ख़राब हैं। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर लखनऊ से। लखनऊ में कल देर रात मशहूर शायर मुनव्वर राना के घर बड़ी तादाद में पहुंचकर पुलिस वालों ने छापा मारा। उनके घर वालों का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने बिना किसी सर्च वारंट के घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी की है। पुलिस मुनव्वर राना के बेटे को ढूंढ रही थी। उनके बेटे पर आरोप है कि उसने अपने चाचाओं को फंसाने के लिए अपने ऊपर गोली चलने की फर्जी कहानी बनाई। मुनव्वर राना का अपने भाइयों से खानदानी जायदाद का झगड़ा चल रहा है। रात करीब 1:15 बजे बड़ी तादाद में पुलिस ने मुनव्वर राना के घर को घेर लिया। बाकी पुलिस वाले उनके घर में घुस गए। वे उनके बेटे तबरेज को ढूंढ रहे थे। फिर हम इनको जेल ले जाएंगे, उनको जेल ले जाएंगे। मैंने कहा आप कहीं ले जाना है, आप मुझे ले चलिए, मैं उसका बाप हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने पैदा किया है। आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ? वो कहने नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। पुलिस का जो आने का तरीका था वो लग रहा था किसी बहुत बड़े गैंगस्टर के घर पर वो आ रही है कि एकदम 60-70 आदमियों का आना और 30-35 मेरे घर में डायरेक्ट बेडरूम तक चले गए और मेरी बेटियों से, बच्चियों से धक्का मुक्की की। मुनव्वर राना के बेटे तबरेज ने आरोप लगाया था कि रायबरेली में उनकी कार पे उनकी जान लेने को हमला हुआ। उसने इसमें अपने 4 चाचा और एक भतीजे पे एफआईआर की थी। पुलिस ने मौके की सीसीटीवी फुटेज जांची तो दिखा कि तबरेज की कार खुद आके एक जगह रुक जाती है, तब 2 शूटर आके उस पर फायर कर भाग जाते हैं। पुलिस का कहना है कि 2 शूटर और उसकी प्लानिंग करने वाले 2 और लोग पकड़े गए हैं, जिन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि तबरेज ने यह खुद करवाया था। हलीम ने 2 शूटर्स उपलब्ध कराए जिनका नाम सत्येंद्र और शुभम है। इन दोनों शूटर्स ने इनके कहने पर इनकी गाड़ी पर फायरिंग की। पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, अन्य तकनीकी एविडेंस के आधार पे आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सारा झगड़ा रायबरेली में मुनव्वर राना की इन पुश्तैनी ज़मीनों का है, जिनकी मालियत करोड़ों में है। इन ज़मीनों को बेचने के लिए मुनव्वर राना ने अपने बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है। उनके भाइयों का आरोप है कि उनके बेटे ने पिता के हिस्से की ज़मीन के साथ साथ उनके हिस्से की भी कुछ ज़मीनें बेच दी हैं। अब मुनव्वर राना के लड़के ने मुनव्वर राना को हटा के बाकी सबके नाम 307 का केस लगा दिया कि हम लोग सब अंदर हो जाएंगे और ये फिर इनके घर वालों के आगे हाथ पांव जोड़ेंगे कि भैया केस खत्म कराओ और सारी जमीन पे मैं कब्जा कर लूंगा फिर अपने हिसाब से, और जो होगा इन लोगों को टुकड़ों में पैसे दे देंगे। एक इतने बड़े शायर जिनके पूरी दुनिया में चाहने वाले हों, अगर उनका नाम इस तरह के ज़मीन जायदाद के झगड़ों में आता है तो बदनामी ज़रूर होती है। और ख़ास करके तब जबकि उन्होंने ये लिखा हो कि किसी को घर मिला हिस्से में या दूका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। रायबरेली में फैज़ अब्बास और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में खबर है अब कश्मीर से जुड़ी हुई। जिंदगी के 11 साल जेल में यूएपीए के आरोपों के तहत काटने के बाद बशीर अहमद बाबा सभी आरोपों से बरी किए गए। इस दौरान इन्होंने बहुत खोया, आतंकी का तमगा भी लग गया, लेकिन राहत की बात अब यह है कि सलाखों से बाहर है। बशीर अहमद बाबा अपनी 11 साल पुरानी तस्वीर को देखते हुए ऐसे ही दिखते थे जब उन्हें आतंक के आरोप में गिरफ्तार करके कैद कर लिया गया था। तब बशीर 32 साल के थे, कंप्यूटर के माहिर थे और गुजरात में कैंसर के बाद की देखभाल का कोर्स करने गए थे, लेकिन वहां उन्हें यूएपीए के कड़े कानून के तहत पकड़ लिया गया और अपनी मासूमियत साबित करने में उन्हें 11 साल का वक्त लग गया। इस तरह थोड़ा स्लो हो गया ये प्रोसेस, और ये प्रोसेस इतना स्लो हुआ कि 12 साल लग गए इस चीज को डिसाइड करने में, क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ और
मुझे फिर बाइज्जत बरी किया गया। मार्च 2010 में बशीर को आनंद में गिरफ्तार करके इल्जाम लगाया गया कि वो एक आतंकी मॉड्यूल बना रहे थे और ऐसे मुस्लिम नौजवानों को साथ मिला रहे थे जो गुजरात में 2002 में हुए दंगों से नाराज थे। उन पर पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर के साथ फोन और ईमेल पर संपर्क बनाने का इल्जाम लगाया गया। 19 जून को आनंद जिला अदालत के अतिरिक्त सेशंस जज ने सबूतों के अभाव में बशीर अहमद बाबा को बरी कर दिया। लेकिन इन 11 सालों ने बशीर की जिंदगी बिल्कुल बदल कर रख दी है। सबसे बड़ा गम यह है कि वो अपने पिता से तब नहीं मिल पाए जब वो कैंसर से जूझ रहे थे और ना ही उनके जनाजे में शरीक हो पाए। मेरे ख्याल से मेरी सारी जिंदगी उम्र भर ये मेरे अंदर ये रहेगा कि आखिरी लम्हात पर मैं अपने फादर की फ्यूनरल में जनाजे में नहीं पार्टिसिपेट कर पाया। शुक्र खुदा इसको। इनके पिता और चाचा इस दौरान गुजर गए। हम जेल मिलने भी एक बार ही जा पाए क्योंकि दूसरी बार गुजरात जाने के पैसे नहीं थे। बशीर अहमद सोफी कश्मीर में एक ऐसी लंबी फहरिस्त का हिस्सा है जहां बेगुनाह लोगों को फर्जी केसों में फंसाकर कई साल तक जेलों में रखा जाता है क्योंकि इंसाफ के पहिए काफ़ी सुस्ती से चलते हैं। बशीर को 11 साल लगे अपनी बेगुनाही साबित करने में। जज ने बिलाखिर ये कहा कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। जो इल्ज़ाम बशीर पर 11 साल पहले लगे थे उनको साबित करने के लिए पुलिस के पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं था। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई से सटे ठाणे शहर में एक अजीब वाकया सामने आया है। ठाणे महानगर पालिका के कर्मचारी ने जिंदा इंसान को फोन कर कहा कि आपकी मौत हो चुकी है, डेथ सर्टिफिकेट तैयार है, आकर ले जाओ। हैरान परेशान उस इंसान ने तुरंत ही जो टीएमसी का कार्यालय जाकर अपनी व्यथा बताई। ओके सॉरी सर, चंद्रशेखर तुम्ही बोलताय का? तुमच्या घरामध्ये कोणाचे डेथ झाले का कोविड? नाही. तुमचा रिपोर्ट अगोदर पॉझिटिव्ह आला होता का? माझा पॉझिटिव्ह होता ऑगस्टमध्ये होता. तुम्ही असं कसं काय होऊ शकतं मॅडम? इकडे माझ्याकडे रिपोर्ट आला होता आता. ऍड्रेस आहे ना सर तुमचा मानपड्याचा? हो. ओके ओके. अगर किसी को सरकारी विभाग से कोई फ़ोन कर ये बताए कि उसकी मौत हो चुकी है, डेथ सर्टिफिकेट तैयार है, लेकर जाइए, तो उस पर क्या बीतेगी? उन्होंने मुझे बता दिया कि इसी प्रकार का आपका नाम का डेथ सर्टिफिकेट तैयार है। तो मैंने बोला कि मैं खुद बोल रहा हूँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हमारे पास रिकॉर्ड है, उसमें आपका नाम आया है, आपको डेथ घोषित कर दिया है। इसी प्रकार उन्होंने बता दी। ठाणे के मानपाड़ा में रहने वाले 55 साल के चंद्रशेखर देसाई घाटकोपर में एक स्कूल में पढ़ाते हैं। पिछले साल कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में इलाज हुआ था, उसके बाद से स्वस्थ हैं। लेकिन ठाणे महानगर पालिका के आरोग्य विभाग से आए फ़ोन ने इन्हें जिंदा ही मार दिया। यही फ़ोन मेरे घर में मेरे माँ के पास या मेरी वाइफ के पास जाता था तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था, क्योंकि मेरी माँ 80 साल के ऊपर एज है उनका। मुझे आया फ़ोन तो मैं सब कुछ निभा सका। मामला सामने आने के बाद ठाणे महानगर पालिका ने सफाई दी है। मनपा का कहना है कि डेटा पुणे से सेंट्रलाइज होकर आता है, इसलिए गलती हो गई। आगे से ऐसा न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। जो डिस्चार्ज हुए उनको पोस्ट कोविड कुछ इश्यूज है क्या, कुछ सिम्टम्स है क्या, या जिसके घर में डेथ हुई है उनके घर में और कोई इसको सिम्टम्स वाले कोई कोरोना मरीज है क्या, इसी के लिए ये कॉल करते हैं। गलती से जो डेथ की लिस्ट में जिनका नाम था उनको ही फ़ोन लग गया, लेकिन वो लिस्ट हमने बनाई नहीं थी। लेकिन यहाँ इसके आगे हमारा ये रहेगा कि लिस्ट जो भी प्राप्त हुई है हमको, उसका वेरिफिकेशन हम करेंगे, उसके बाद लोगों को कॉल करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये सिर्फ एक तकनीकी गलती हो सकती है, लेकिन एक आम इंसान के लिए खुद की मौत की खबर सुनना किसी बड़े सदमे से कम नहीं। ठाणे से अनिल शुक्ला और मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे राजनीति से जुड़ी खबरें। बिहार में एक मंत्री ने अपनी सरकार पर आरोप लगा दिए। क्या आरोप हैं, क्यों, बताएंगे। और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की परेशानी जो है वो दिल्ली में है, वो भी बताएंगे।
पहले बात उत्तराखंड की। दिल्ली में डेरा जमाए बैठे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर जाकर आज मुलाकात की। बीते 3 दिनों से दोनों की ये दूसरी मुलाकात बताई जा रही है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि पार्टी आलाकमान से आने वाले चुनाव के मुद्दे पर बात हुई है। चुनाव आयोग जब फैसला करेगा तब उपचुनाव कराए जाएंगे। दरअसल तीरथ सिंह रावत अभी सांसद है और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के 6 महीने के अंदर यानी 10 सितंबर तक उनका विधायक बनना जरूरी है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव भी होने, लेकिन कोरोना को लेकर फिलहाल उपचुनाव पर चुनाव आयोग की रोक है और इसके चलते तीरथ सिंह रावत की कुर्सी खतरे में लग गई है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि सतपाल महाराज और धन सिंह रावत जैसे दिग्गज नेता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। आगामी चुनाव की दृष्टि से बातचीत, ये सारी चीज़ें कैसी तैयारियां हैं, क्या करना है और ये सब रहा है। और उनको लेकर के मैंने कहा ना कि पूरी तरह हम लोग नीचे धरातल पे उतारने का काम करेंगे और वहाँ के लिए नई योजनाएं, नया काम, नया विकास और जो मेरे मन में था कि वहाँ का पर्यटन, तीर्थाटन, उसको कैसे हम लोग बढ़ावा दें, ये काम, इस प्रकार की कुछ बातें मैंने रखी और इस तरह का हम लोग करेंगे जाकर के। चुनाव को लेकर बड़े प्रश्न उठ रहे हैं, विपक्ष खासतौर से इस पे बड़ा सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कहता विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये उसका अपना काम है और विपक्ष कहीं भी जनता के सामने है नहीं, जनता नकारा है। बाकी रही तो ये विषय अभी चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग है, जब भी वो जैसा भी निर्णय लेगा चुनाव आयोग को करना है, होगा नहीं होगा ये सारा चुनाव के उसमें है, चुनाव आयोग के उसमें जो भी होगा। बाकी केंद्र जो तय करेगा, जो रणनीति हमारे सामने रखेंगे, उस रणनीति के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और मैंने कहा ना कि उस योजनाओं को हम आगे धरातल पर उतारेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मौजूद हैं। हिमांशु, जो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, एक इसकी बात ये संकेत भी मिलता है कि बीजेपी के अंदर की खींचतान बहुत है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्र नेतृत्व को अपने इस मुख्यमंत्री पर भरोसा है, क्योंकि बहुत ही जल्दी चुनाव में जाने वाला है ये राज्य। देखिए, निश्चित तौर पर 3 दिन के दौरे पर आए थे तीरथ सिंह रावत। 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले। बुधवार देर रात को अमित शाह जी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन अब भी असमंजस बना हुआ है कि क्या तीरथ सिंह रावत अपनी पद पर बने रहेंगे या नहीं, क्योंकि जो सबसे मुश्किल सवाल उनके सामने ये है कि चुनाव आयोग ने अब तक जो उपचुनाव, जो 2 सीटें खाली हैं उत्तराखंड विधानसभा की, उसके लिए उपचुनाव का ऐलान नहीं किया है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने ये संकेत दिया है कि कोरोना के हालात की समीक्षा की जा रही है और जो राज्य के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनके साथ सलाह मशवरा के बाद ही आगे फैसला होगा। लेकिन असमंजस की स्थिति है क्योंकि मार्च 2021 को तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया था बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने और सितंबर 10 तक अगर वो विधायक नहीं चुने जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रह सकते। और इसी असमंजस की स्थिति में 2 दौर की बातचीत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई है, लेकिन अभी भी जो बड़ी तस्वीर है वो साफ नहीं है कि क्या तीरथ सिंह रावत अपने पद पर बने रहेंगे। उन्होंने औपचारिक तौर पर यह कहा है कि चुनाव कब कराए जाएं, उपचुनाव किस वक्त हो, कैसे हो, इसकी औपचारिकताएं चुनाव आयोग को तय करना है। और सूत्रों ने, उनके करीबी सूत्रों ने यह भी बताया है कि अब बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, सेंट्रल लीडरशिप को, कि वो आगे उत्तराखंड में अब सरकार को किस ओर ले जाना चाहती है। लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं है, न ही पार्टी हाईकमान की तरफ से उन्हें कोई एश्योरेंस मिला है कि वो अपने पद पर बने रहें और चुनाव जल्दी होंगे, और न ही वो खुद इस बात को लेकर आश्वस्त दिखाई दिए हैं पिछले 3 दिन से कि वो अपने पद पर लंबे समय तक बने रहेंगे। एक असमंजस की स्थिति है, तस्वीर साफ नहीं है। मुझे लगता है अभी थोड़ी देर पहले वो उत्तराखंड के लिए रवाना हुए हैं और देहरादून जब वो पहुंचेंगे तो शायद एक बड़ी तस्वीर साफ हो सकेगी कि वो कब तक अपने पद पर बने रहेंगे। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए हिमांशु। और उत्तराखंड के बाद अब बात पंजाब की। पंजाब में बिजली का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए आज और कल हफ्ते में 2 दिन की साप्ताहिक छुट्टी का ऐलान किया है। राज्य में भारी बिजली संकट को देखते हुए फैसला ये किया गया है। कई जिलों में 10 से 15 घंटों की बिजली कटौती हो रही है। बिजली की कमी से किसान भी परेशान है। धान की रुपाई का समय है और उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी दफ्तरों में काम का समय घटाने का भी ऐलान किया। सरकारी दफ्तरों में अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही काम होगा। साथ ही दफ्तरों में
एसी बंद रखने के आदेश भी दिए गए। बिजली संकट के विरोध में आज अकाली दल ने प्रदर्शन किया और विपक्ष अब बिजली के मुद्दे को सड़कों पर लेकर आ गया है। और आपको साथ ही बता दें कि उनकी अपनी पार्टी के नेता भी, आम आदमी पार्टी के नेता भी इस पूरे मामले को अब उठा रहे हैं और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। उधर बिहार में सभी विभागों के अधिकारियों के तबादले हुए, लेकिन कुछ मंत्री तो कई विधायक ऐसे हैं जो अपने पसंद के लोगों की मन माफिक पोस्टिंग ना कराने के कारण अब नीतीश सरकार से नाराज हो गए और एक भाजपा विधायक ने अपनी पार्टी के 80% मंत्रियों को घूसखोर कह डाला है। हम सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के खिलाफ में ये इस्तीफा दे रहे हैं। यह है नीतीश मंत्रिमंडल में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। इनकी शिकायत है इनके विभाग के प्रधान सचिव ने तबादले में इनकी अनुशंसा बदल डाली। और सहनी अकेले नहीं, भाजपा के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के अनुसार तो तबादले के इस खेल में उनके अपने दल भाजपा के 80% मंत्रियों ने जमकर भ्रष्टाचार किया। हम तो खास करके कह रहे हैं कि भाजपा के 80% मिनिस्टर ने पैसा जम के पैसा लिया ट्रांसफर पोस्टिंग में, और समझिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह रोकना भी चाहे थे, नहीं रोक पाए। इस तरह से लोग मजबूत हो गए हैं। दरअसल सबका रोना है कि नीतीश कुमार की सरकार में अधिकारियों का बोलबाला है और उनकी नहीं सुनी जाती। विधायक हो, मंत्री हो, उन लोगों की बात को बहुत अफसर लोग तरजीह नहीं देते हैं, ये सच्ची बात है। विपक्ष का कहना है नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है, इसलिए सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। पूरे बिहार में अफसरशाही है। अब आप बताइए, जदयू के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उनकी फोन तक नहीं उठाते हैं, कोई चपरासी तक उनकी बात को नहीं सुनता। बीजेपी के एक विधायक बीजेपी के मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि उनके विभाग में तबादले में बिना आरसीपी टैक्स लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। यानी पूरी तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस पूरे विवाद से दो बातें साफ हुई हैं। एक, बिहार में अधिकारी अपने मंत्रियों की बात नहीं सुनते। दूसरा, ट्रांसफर और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का जमकर बोलबाला है। और ऐसे में अगर अधिकारी लाखों का चढ़ावा चढ़ाकर कहीं भी पोस्टिंग कराएंगे तो उसकी उसूली आखिरकार वो आम जनता से ही करेंगे। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे, मध्य प्रदेश में पुल के उद्घाटन की राजनीति, मामले में अब हो गई है एफआईआर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा सीट में जिस पुल का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री को करना था, उसका फीता काटने पर कांग्रेस के नेता पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा फंस गए हैं। पुलिस ने सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि वर्मा ने ऐसे पुल का उद्घाटन कर दिया जिसकी अभी फाइनल टेस्टिंग नहीं हुई थी। बुधनी विधानसभा में ये फीता मुख्यमंत्री को काटना था, लेकिन ये फीता पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने काट दिया। नसरुल्लागंज इलाके में सीप नदी पर बना पुल बीते साल की बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया था। अब काम पूरा होने के बाद प्रशासन मुख्यमंत्री से उद्घाटन करवाने वाला था, लेकिन रास्ते से गुजर रहे कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा को जब पता चला कि पुल बनकर तैयार है और उद्घाटन का रास्ता देख रहा है, तो उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बुधवार को फीता काट दिया। लेकिन फीता काटने के बाद बीजेपी सरकार ने वर्मा पर तीखा हमला बोला है। मैं शिवराज चौहान जी को चैलेंज करता हूं, तुम मुख्यमंत्री हो, अपने आप को मध्य प्रदेश का राजा समझ लो, सज्जन वर्मा पे 10 एफआईआर कर देना, पर हमारे जनहित के काम रुकेंगे नहीं। कांग्रेस के नेता केवल और केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं। जब 15 महीने सरकार में जो रहे, जब तो कुछ काम कर नहीं पाए। अब क्योंकि दुकानें बंद हो गई हैं और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लग गई है, तो उस ठेकेदार से कमीशन मिल सके, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे ज़्यादा अराजकता कुछ हो नहीं सकती।
अब पुल पुलिया का उद्घाटन करके श्रेय लेने की राजनीति करना चाहते हैं। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 188 के साथ वर्मा पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अधिनियम में भी कार्रवाई की है। एसडीओ पीडब्ल्यूडी श्री सोमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें वहां बांडागांव पुल में जो निर्माणाधीन हिस्सा था उसमें बिना रोड टेस्टिंग के और अनुमति के वहां पर से अपने खुद के वाहन को गुजारना और अन्य लोगों को इसके लिए प्रेरित करने के आरोप में पूर्व मंत्री और उनके साथ 7-8 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। बचपन में क्रिकेट की कमेंट्री में हम एक बात अक्सर सुना करते थे, गेंद को देखा, परखा और जाने दिया, क्योंकि कई बार एक गेंद को छेड़ने पर पूरी पारी के बिखरने का खतरा होता था। कांग्रेस जो पवेलियन में बैठी हुई थी, शायद बीजेपी ने एफआईआर जैसी गेंद से उसको छेड़कर वापस से क्रीज पर जमने का मौका दे दिया है। सीहोर से धर्मेंद्र और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे पर्यटन स्थल माथेरान में फिर से लौटी है रौनक। देश का सबसे छोटा हिल स्टेशन माथेरान पर्यटकों के लिए खुल गया है। मुंबई से करीब 83 किलोमीटर दूर ये हिल स्टेशन अब फिर फलता फूलता नजर आ रहा है। पर्यटक बेहद उत्साहित हैं और कारोबारी बड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। बादलों से घिरे पहाड़ और पहाड़ों से गिरते ये खूबसूरत झरने, छायादार घने पेड़ और हरियाली से लदा देश का सबसे छोटा हिल स्टेशन माथेरान पर्यटकों के लिए खुल चुका है। 1.5 साल से पाबंदियों में फंसे मुंबईकर यहां पहुंचकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ आए हैं और फ्रेंड्स के साथ आए हैं। बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय किए, अब वापस जा रहे हैं टॉय ट्रेन से। बहुत दिनों के बाद घर में बैठे थे तो अभी हम घूमने बाहर आए हैं। इट्स गुड, बहुत टाइम बाद बाहर निकलने का मौका मिला है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। इस शानदार माहौल में पहुंचने का सबसे बेहतर विकल्प टॉय ट्रेन है। कच्ची पक्की पगडंडियों पर मोटर वाहन की एंट्री नहीं है, सिर्फ घोड़े ही वाहन के तौर पर चलते हैं। करीब 30,000 जनसंख्या वाले माथेरान की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। पर्यटकों के पहुंचते ही ये राहत की सांस ले रहे हैं। हमको बहुत खुश हो गए, टूरिस्ट चालू है तो हमारा जीवन टूरिस्ट के ऊपर ही है। उन लोग आएंगे तो हमको 2 पैसा मिलेगा, हमारा धंधा चलेगा, हमारा जो कर्जा पानी छोटा मोटा वो निपट जाएगा ना, घर में भी अच्छा होगा। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे आज से ईद हो गई है हमारी, क्योंकि इतने दिनों से हमने जो बहुत सब्र करके रखे थे, अब थोड़ा सा जरा निजात मिली है कि अभी धंधा फिर से चालू होगा। एक आशा, किरण की आशा एक ऐसी लगी है कि अभी हमारा थोड़ा बहुत बिजनेस चालू होएगा, जिसका लिया दिया है लॉकडाउन में वो दिया जाएगा वापस। आज मिनिमम एक फैमिली को चलाने के लिए 20,000 मंथली इनकम चाहिए, वो कितना खर्चा करेगा? लॉकडाउन में 3 महीना, 1.5 साल में 20,000 के हिसाब से बोलो तो 2-2.5 लाख रुपए सेविंग में से निकल गया है। प्लस अभी इन्वेस्टमेंट करना है नया, जो स्टॉक था वो फेंक दिया है, स्टॉक जितना भी था उतना सब फेंक दिया। अभी स्टॉक भी चला गया, इन्वेस्टमेंट चला गया, प्रॉफिट भी चला गया, अभी फिर से जीरो से नया चालू करना है। समाज सेवी भी लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। माथेरान के घोड़ों और यहाँ के लोगों के लिए फंड रेज करने के लिए मुंबई के छोटे बच्चे भी मदद कर रहे हैं। ये और एक मुहिम शुरू हुआ है कल से, जो यहाँ रोज 200-250 लोगों को, जो यहाँ के स्टाफ है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, घोड़े वाले हैं, उनको जहाँ रोज रेडी कुक्ड मील्स मिलेगा और यहाँ इस टाइम पे यहाँ ये खाना बटेगा और लोगों की ये भूख को मिटाएंगे। स्टूडेंट्स प्लीज हमसे जुड़िए ताकि हम लोग और लोगों की हेल्प करें। महाराष्ट्र भर में तीसरे स्तर की पाबंदियां लागू हैं, लेकिन माथेरान में पर्यटन शुरू करने की जोरदार मांग रही, क्योंकि यहाँ के लोगों का रोजगार केवल पर्यटकों पर निर्भर है। होटल और अन्य सुविधाएं सीमित हैं, लेकिन पर्यटन को शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर ये हिल स्टेशन अब फिर से फलता फूलता नजर आ रहा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
तो इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।